नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन की। कल मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मैंने बताया था उसको तीन भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। पाषाण को क्या कहते हैं? स्फटिक। कई बार पूछा भी गया है कि स्फटिक काल किसे कहते हैं, तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कितने भागों में इसे बांटा गया था? तीन भागों में। तीन भाग कौन कौन से थे आपके? पूरा पाषाण काल पहला था। कौन सा था? पहला था पूरा पाषाण काल। दूसरे की अगर बात करूं तो ये था मध्य पाषाण काल, और जो इसमें तीसरा था वो था नव पाषाण काल। अगर मैं बात करूं पूरा पाषाण काल के लोग, तो किसमें यहाँ पर हुई? शिकार में लोग, और यहीं पर आग की खोज की गई। किस युग में? पूरा पाषाण काल में। इसके बाद जो आपका मध्य पाषाण काल हो, यहाँ पर कुत्ते को पहली बार पहला पालतू पशु, यानी कि यहाँ मध्य पाषाण काल में लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। क्या बनाना शुरू कर दिया था? पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और पहला जो पालतू पशु था वो आपका कुत्ता था। इसके बाद अगर नव पाषाण काल की बात की जाए, इसमें पहिए का आविष्कार हुआ और कृषि जो थी वो भी इसी युग में शुरू की गई थी। किस युग में? नव पाषाण काल में। इस युग के प्रमुख देवता पशुपतिनाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कौन होंगे इस युग के प्रमुख देवता? पशुपतिनाथ। इनके चार जानवर क्या बोलते हैं? पशुओं का देवता भी कहा जाता है पशुपतिनाथ को। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपके मिट्टी के बर्तन है, लाल मिट्टी की बर्तन में क्या कहते थे? मैंने आपको कल लिखवाया भी था। मिट्टी के बर्तनों को हम लोग क्या कहते थे? टेराकोटा कहा जाता था। नाप तो कितने की इकाई में थी? 16 के अनुपात में थी। किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। तो कल आपने ये ढेर सारी चीजें देखी हुई है। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, क्योंकि इस सभ्यता को हमने कहा था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो जो था वो आपका सिंधु नदी के तट पर था, जबकि जो आपका सिंधु सभ्यता, सिंधु जो शहर था वो आपका रावी नदी के तट पर था। ये सारी चीजें आपको कल की कंफर्म हो गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? वैदिक सभ्यता की। अगर मैं वैदिक सभ्यता की टाइम पीरियड की बात करूं, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 1500 बीसी। बीसी और एडी में कोई कंफ्यूज अब नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1500 बीसी से 600 बीसी, यानी कि बिफोर के, यानी कि 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके पहले के समय को बीसी और उनके जन्म के बाद के समय को एडी यानी कि ईस्वी कहा गया। इसमें अब किसी को भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। अगर उस सभ्यता की बात करें, यानी कि जो आपकी प्रागैतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता थी, उसमें मुखिया कौन होता था? मातृ सत्तात्मक थी, यानी कि जो पावर थी वो मम्मी के हाथों में थी। जबकि जो वैदिक सभ्यता है ये पितृ सत्तात्मक है। कौन सी सत्तात्मक है? पितृ सत्तात्मक, यानी कि इसमें जो परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था, यानी कि पिता के पास था, ये पावर होती थी। अगर उसमें बात की जाए आपकी सिंधु सभ्यता में, तो कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। जबकि ये आपकी वैदिक सभ्यता जो है ये आपकी कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि पापा को ग्राम अच्छा लगता है और मम्मी को शहर। तो ये जो आपकी वैदिक सभ्यता हो जाएगी ये ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। अगर इसमें बात की जाए तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक उत्तर वैदिक, एक बात किया गया ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। कौन कौन से? ऋग वैदिक काल, एक ऋग वेद भी है, ध्यान रखिएगा। ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इस चीज के बारे में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर इसके समय की बात करें तो 1500 से 1000 बीसी, और अगर इसकी बात करूं तो 1000 से 600 बीसी। 1000 बीसी से 600 बीसी इसका टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल का माना गया, और ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000। अगर मैं इसमें ऋग वैदिक काल की बात करूं, मेनली ऋग वैदिक काल की बात करूं, तो
तो इसकी जो भाषा थी, यानी कि जो इसकी भाषा थी वो थी संस्कृत थी। क्या थी? क्योंकि इसी में वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, मैंने आपको बताया था वेद कितने होते हैं। यहाँ पर आप एक बार थोड़ा सा और देख लीजिएगा। वेद मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वेद के बाद वेदांत। वेदांत कितने हो गए आपके? 6 हो गए। वेदांतों की रचना क्यों की गई? वेदों को समझने के लिए, क्योंकि लोग वेद समझ में नहीं आए थे। पुराण कितने होते हैं बताइए? पुराण होते हैं 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। इसके बाद अगर मैं उपनिषदों की बात करूं तो 18 में आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बीच में 0 लगा देना है, और जहां 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 108, और जहां 108 हो गया तो उपनिषदों की संख्या हो गई 108। इन्हीं में एक महत्वपूर्ण उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जिससे हमारे देश का राष्ट्रवाद यानी कि आदर्शवाद है जो सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर इस पर बात करूं तो इसमें जो भाषा थी वो क्या, कैसी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। इस चीज को आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में विभक्त थी। कितने भागों में यहाँ की प्रशासनिक इकाई विभक्त थी? 5 भागों में। कौन कौन से 5 भाग थे? ये 5 भागों में डिवाइड थी, तो उनके कुछ भाग भी तो होंगे प्रशासनिक इकाइयों के। ऐसे ही कह दिया 5 भागों में सबसे पहले जो भाग होता था वो था परिवार, फिर होता था कुल, फिर विश्व, जहर वाला विश्व मत समझिएगा भैया, फिर इसके बाद जन, और फिर उसके बाद लास्ट में जो होगा वो राष्ट्र होगा। क्या होगा? राष्ट्र होगा। तो प्रशासनिक इकाई कितनी भागों में विभक्त थी? 5 भागों में। परिवार, कुल, विश्व, जन, राष्ट्र। अगर परिवार का मुखिया कौन होगा? तो पिता होगा। और इसी युग में पिता को क्या कहा गया है? कुलक कहा गया है। क्या कहा गया है? कुलक कहा गया है। परिवार के मुखिया यानी कि पिता को, पिताश्री को कुलक के नाम से संबोधित किया गया है। कुल का जो अध्यक्ष होगा क्या कहलाएगा? कुलपति कहलाएगा। यानी कि जो कुल का मुखिया है, कुल का राजा है, वो कुलपति कहलाएगा। और विश्व का विश्वपति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विश्वपति कहलाएगा। और जन का राजा कहलाएगा। और राष्ट्र तो आप जानते हैं क्या कहलाएगा बताइए? जन का हो गया, विश्व का हो गया, कुल का हो गया, और राष्ट्र का हो गया। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो जो आपका ग्राम हो गया, यहाँ पर एक चीज गलत हो गई। कुल एंड परिवार एक ही, कुल परिवार के बाद ग्राम होगा। यहाँ पर क्या होगा? ग्राम होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या होगा भैया? यहाँ पर ग्राम होगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता भी दिया करिए अगर मैं कुछ गलत कर जाता हूँ। ग्राम का जो मुखिया होगा वो होगा, क्या होगा? ग्रामणी होगा। क्या होगा भैया? ग्रामणी। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया। ग्राम, परिवार, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। परिवार का पिता, ग्राम का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति, जन का राजन। क्या हो गया? राष्ट्र का राजन हो जाएगा। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा? राजन हो गया। और राष्ट्र का आपको हो गया। आपको ये सारी चीजें एक एक करके मेरे हिसाब से कंफर्म हो गई होगी, यानी कि आप ये सारी चीजें एक एक करके समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि यहीं पर आपको आगे कुछ चीजें बताने वाला हूं। आपको ये चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 बीसी। ग्रामीण सभ्यता थी ये आपकी पितृसत्तात्मक थी। 2 भागों में ऋग्वैदिक और उत्तर 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। इसमें भाषा की बात की जाए तो संस्कृत प्रशासनिक इकाई 5 भागों, परिवार, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। परिवार का पिता, ग्राम का ग्रामणी, विश्व का विश्वपति, जन का राजा। इस चीज को आप ध्यान दें। वेद 4, वेदांत 6, पुराण 18, उपनिषद 108। यानी ये चीजें आपको बेटा अच्छी तरह से, मेरे दोस्तों, आपको ये चीजें अच्छी तरह से कंफर्म हो गई होंगी, अच्छी तरह से आपको याद हो गई होंगी। और अगर मैं बात करूं तो इसमें एक शब्द का यूज किया गया, रत्नी।
किस शब्द को यूज किया गया है? रत्नी। रत्नी किसे कहते थे? अधिकारी को इस युग में रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी। कौन कौन से? जैसे सूत हो गया, कम्मादी हो गया, रत्कार हो गया। कौन कौन से हो गए भैया? सूत हो गया, कम्मादी हो गया, रत्कार हो गया। ये सब क्या थे? अधिकारियों के नाम थे। क्या थे? ये सब अधिकारियों के नाम थे। तो इनको क्या कहते थे भैया? इनको क्या कहते थे? मैंने आपको बताया अभी, मैंने आपको जस्ट 10 सेकंड पहले बताया। इनको क्या कहते हैं? इनको रत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको रत्नी कहते हैं। ये क्या है? ये उस समय के अधिकारी थे। कौन थे उस समय के? अधिकारी। यानी कि उस समय अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। और कौन कौन थे इन सब अधिकारियों को समूह जो तथा इसमें कितने लोग होते थे? तो इसमें राजा को मिलाकर 12 लोग शामिल होते थे। ठीक है? सूत, कम्मादी, रत्कार जो उनके नाम है। रत्नी किसे कहते थे? अधिकारियों कहते थे। अधिकारियों के समूह में कितने लोग हो सकते? 12 लोग, राजा को मिलाकर। अगर इनमें बात करूं मैं आपके, तो उस समय गुप्तचर, जैसे इस समय सीबीआई है, रॉ है, इस समय उस समय में भी गुप्तचर रहे होंगे ना। तो पूरब और स्पष्ट जो नाम है, ये गुप्तचरों के उस समय नाम था। क्या नाम था? पूरब और स्पष्ट। क्या नाम था भैया? पूरब और स्पष्ट। किनका नाम था? गुप्तचरों का नाम था। क्या नाम? अब ये दो नाम क्यों लिखे हैं? गुप्तचरों को आप कहेंगे एक ही नाम लेना चाहिए, दो नाम से क्यों संबंधित कर रहे हैं? तो जो पूरब होते थे, यानी कि दुर्गों के जो बारे में जानकारी रखते थे, यानी कि दुर्ग में किला, उनके बारे में जो जानकारी रखते थे वो पूरब कहलाते थे। और जो जनता के बारे में जासूसी करते थे वो स्पष्ट कहलाते थे। यानी कि जो जनता से रिलेटेड थे वो स्पष्ट, और जो दुर्ग यानी किले से रिलेटेड थे वो पूरब। गुप्तचर हर टाइम में होते हैं, क्योंकि गुप्तचरों के बिना राज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए कई और अधिकारी होते थे उस समय, जैसे कि आपका उग्र हो गया, वाजपति हो गया। क्या हो गया? वाजपति। अब इन्हें किन्हें कहते? उग्र जो अपराधियों को दंड देता था, यानी कि हर युग में कुछ न कुछ क्या कहते हैं, असामाजिक लोग होते हैं, तो उनको दंड देने के लिए एक व्यवस्था होती है। तो उसका एक मुखिया होगा, तभी वो चीज, जैसे इस समय पुलिस है, कोर्ट है, जज है, उसी समय उग्र होता था, वो अपराधियों को दंड देने वाला अधिकारी होता था। इसको अपराधियों को दंड देने वाला अधिकारी, अपराधियों को दंड देने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? उग्र कहते थे। और वाजपति गोचर, यानी कि जो जानवरों के चरने योग्य भूमि थी, किनके? जानवरों के चरने योग्य भूमि को गोचर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गोचर क्या है? तो जानवरों के चरने योग्य। उस समय पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ गोचर हुआ करते, जो जिनमें से, क्योंकि जिस भूमि में खेती नहीं हो पाती थी, खेती योग्य नहीं होती थी, वहां पर जानवरों की चरने योग्य चारा वारा होता था, तो जानवर उसमें चरते थे। तो वाजपति जो गोचर का मुखिया होता है, गोचर का जो अधिकारी होगा वो वाजपति कहलाएगा। ये चीज आपको कंफर्म हो गई। तो आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। तो आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। जैसे कि ऋग्वेद में बात की गई थी, वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभक्त थी। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका जो विभाजन था वो किस हिसाब पे था? इनका विभाजन इनके कर्म, यानी कि इनके व्यवसाय के आधार पर था। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य पैरों से, और शूद्र चरणों से। अगर मैं इसे बात करूं तो सबसे अगर कोई श्रेष्ठ मेरे हिसाब से तो वो शूद्र, क्योंकि जन सेवा, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा। आदमी अपने लिए तो खूब करता, लेकिन दूसरों के लिए अगर कोई करे तो उसे शूद्र ही करता था। यानी कि जो पैरों से निकले वो सबसे बड़े कहलाए, यानी कि शूद्र। मेरे नजरिए में, मेरा पर्सनल नजरिया, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अगर मैं इस पर बात करूं वर्ण व्यवस्था की, किसकी बात की जाएगी यहाँ पर? वर्ण व्यवस्था। तो ये 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4। कौन कौन से भाग थे इसमें? ब्राह्मण हो गए आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण अपना पूजा पाठ में तो ये ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय लड़ाई झगड़े के लिए कर्म के आधार पर ये चीजें डिवाइड थी। वर्ण व्यवस्था उस समय किस पे आधारित थी? व्यवसाय के आधार पर। क्योंकि पूछा भी गया है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो व्यवसाय के आधार पर थी। क्योंकि बाद में ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर हो जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
तो इसमें जो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, और इसके बाद अंतिम जो है और सबसे श्रेष्ठ है वो हो जाएंगे शूद्र, क्योंकि दूसरों की सेवा, परमार्थ की सेवा ही करना सबसे बड़ा धर्म है, कर्म। तो ये 4 भागों में डिवाइड, ब्राह्मण जी के मुख से ब्रह्मा जी के ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और चरणों यानी पैर से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता था। उस समय कुछ पेय पदार्थ भी नहीं होंगे, जैसे कि पेय पदार्थ हो गया, उस समय के व्यवसाय का खोजी गई धातु सब पूछा जाता है। तो उस समय का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो था आपका सोमरस। क्या था उस समय का मुख्य पेय पदार्थ? सोमरस। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा मुख्य पेय पदार्थ की, किस पदार्थ की भैया? मुख्य पेय पदार्थ की, वो था सोमरस। और ये किससे निकाला जाता था? वनस्पतियों से निकाला जाता था। क्योंकि आपने अगर कुछ धार्मिक सीरियल में अगर देखे होंगे तो वहां पर सोमरस की जिक्र किया। सोमरस जो वनस्पतियों से निकाला जाता था उसका सेवन ये लोग इस युग में करते थे। अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। क्या था इनका मुख्य व्यवसाय? कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर मैं इसके बाद चर्चा करूं तो इस युग में देखिए, उस युग में जो पहली धातु थी वो थी तांबा, क्योंकि उस युग का पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी था, जो किसकी बनी थी? तांबे की बनी हुई थी। तो अगर इस युग की बात की जाए जो पहली इस यहाँ पर जो वो था क्या था? पहली जो धातु थी इस युग में, पहली जो धातु खोजी गई वो खोजी गई लोहा। क्या खोजी गई? लोहा। और उसके बाद तांबे को खोजा गया इस युग में। तो इस युग की जो पहली धातु थी, जो धातु थी वो क्या थी? लोहा थी। लेकिन इसमें लोहा को लोहा नहीं कहा गया, इस युग में लोहा को श्याम अयस्क कहा गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि श्याम अयस्क की खोज किस युग में हुई, या फिर ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले किस धातु की खोज हुई? तो श्याम अयस्क की खोज। श्याम अयस्क किसे कहते थे पूछा गया है? तो लोहा को कहते थे। तो ये चीजें बेटा आपको सबको ध्यान आ गई होगी, आपको याद हो गया होगा, आपको रटना नहीं है, समझना है, मेरी गारंटी है कोई क्वेश्चन बचने नहीं। अगर मैं तांबे की बात करूं तो इसे लोहित अयस्क, और यही हम लोग गलत करते, जहां हमने लोहित अयस्क से लोहित अयस्क देखा, दोनों एक ही चीज है, हम डायरेक्ट लोहे को मान देते हैं, जबकि यही गलत आंसर। जानबूझकर आप गलत करें इसलिए वो इस आंसर के ऊपर रख देते। और हम लोग भैया हमको बैठे गलती करते तो हम लोग नहीं गलत मानते। लेकिन अगर आप PWM यानी एग्जाम विथ के साथ है तो ये गलती आपको नहीं करना, नहीं तो हमारे साथ होने का भैया मतलब क्या है? अगर आप हमारे साथ होने के बाद भी ये सब गलतियां कर रहे हैं तो फिर मतलब ही नहीं रहता कोई। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो कुछ जैसे आजकल जो जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? कुंवारी कहते हैं ना। उस टाइम पे जो स्त्रियां पूरे जीवन भी आजीवन जो अविवाहित रहती थी उन्हें हम लोग अमाजू करते थे। क्या कहते थे? अमाजू करते थे। अमाजू किन्हें कहा जाता था? आजीवन अविवाहित महिलाओं को। आजीवन जो महिलाएं अविवाहित रहती थी, अविवाहित यानी कुछ लोग अभी ये ना पूछ ले भाई अविवाहित यानी कि जिन्होंने विवाह नहीं किया, शादी नहीं की, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं थी उन्हें अमाजू कहा। अगर मैं इसमें वस्त्र की बात करूं तो अगर मैं इसमें वस्त्रों की बात करूं तो इसमें 4 वस्त्र मुख्यतः, 3 मुख्यतः है और एक अंदर बनी यानी कि नीति। 4 वस्त्र इस युग में मुख्यतः माने गए हैं। वास, अधिवास, उष्णी। क्या क्या माना गया है? वास, अधिवास और उष्णी। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, उष्णी, ठीक है। लेकिन एक और वस्त्र जो इसे अंदर पर जैसे कि बनियान वगैरह समझ गए ना, नीति कहते थे, यानी अंतः वस्त्र। अंतः वस्त्र और अंतः वस्त्र को क्या कहते थे हम लोग? नीति कहते थे। इस बात को आप थोड़ा सा विशेष रूप में ध्यान रखिएगा। अंतः वस्त्र को क्या कहते थे? नीति कहते थे। आपको एक एक चीज मेरे हिसाब से कंफर्म हो गई होगी, हो गई है कि नहीं होगी? इसके बाद चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस युग में कुछ महत्वपूर्ण दर्शन हुए। क्या हुआ? प्रमुख दर्शक और उनके संस्थापक, मतलब कुछ दर्शन हुए तो उन्होंने किसी ने किसी बनाया होगा, जो बनाते हैं
जो इसकी स्थापना करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। अगर मैं योग दर्शन की बात करूं तो इस समय योग भारत में सबसे ज्यादा कौन करता है, विश्व गुरु भारत को कौन योग बनाएगा, बाबा रामदेव जी। और रामदेव जी की कंपनी का नाम पतंजलि। अगर आपने एक मूवी भी आई थी करोड़ों पहले, उसमें राम और देव नाम के दो कैरेक्टर थे, उनकी जो प्रेमिका थी उसका नाम था अंजलि, वहीं से पतंजलि बन गया। आपको याद रखना चाहिए, जैसे याद रखिए, याद करने का मतलब है। तो योग दर्शन पतंजलि, पतंजलि जी ने इसकी स्थापना की। अगर न्याय, तो न्याय सबसे ज्यादा किसे पसंद है, गौतम बुद्ध जी को पसंद था, वो हमेशा न्याय की बातें करते थे। तो गौतम जी ने किसकी स्थापना की, इसके संस्थापक न्याय। आप गौतम बुद्ध ही मत समझ लीजिएगा, दूसरे वाले गौतम है, क्योंकि मैं कहता कुछ हूं आप समझते कुछ है, तो ये गलती मत करिएगा। अगर सांख्य की बात करें तो भारत से पहले विश्व को किसने लिया है, कपिल, क्योंकि उनकी हमेशा नंबर संख्या किनके, उनकी जगह हमेशा संख्या में, वो लोग हमेशा देखते थे 1983 में भारत जीता पहली बार विश्व कप, किसने जिताया, कपिल देव ने। तो यहाँ पर जो मुनि हो जाएंगे कपिल, यानी कि कपिल जी ने चारवाक दर्शन जो था, उस चारवाक मुनि ने कहा हम अपने नाम में ही दर्शन देंगे। उन्होंने कहा हमें किसी और नाम की होती, चारवाक किया दिया चार। पूर्वी मीमांसा जैमिनी, इनकी किसकी किसका दर्शन है, जैमिनी। दर्शन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दर्शन। ऐसा नहीं कि किसी न किसी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आए, दर्शन से हर हाल में एक जैसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इस बात को। उत्तर मीमांसा वैध राय, जैमिनी वैधरायण और वैशेषिक का कणाद या उलूक क्या हो जाएगा, कणाद। आपको जो एग्जाम में मिल जाए आपको नॉर्मल उसमें एकदम टिक मार देना, यानी कि एकदम सही कर देना, कह देना भैया यही सही है। आप इस चीज को थोड़ा सा नोट करिए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर मैं इस युग की प्रमुख नदियों के बारे में बात करूं, यानी कि कुछ नदियां, प्रमुख नदियां हुई इस युग में। किस युग में, ऋग्वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रमुख नदियां और उनके आधुनिक नाम क्या, और उनके आधुनिक नाम, क्योंकि उन नदियों का उस युग में कुछ और नाम था, जबकि इस युग में यानी कि आधुनिक समय में उन नदियों को कोई और, जैसे परुष्णी किस नदी का नाम, परुष्णी रावी नदी का नाम, अस्किनी चेनाब नदी का नाम था। ये सब चीजें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। परुष्णी किस नदी का नाम है, रावी का नाम है आपका। अस्किनी चेनाब नदी, यानी कि चेनाब, अस्किनी किस नदी का आधुनिक नाम है, शतुद्री सतलज। सब शतुद्री क्या साथ से पहले शुरू हुआ, यहाँ अस्किनी में चिनाब आ गया, शतुद्री में सतलज आ गया। जहां शुरू में सा वहां बाद में भी सा, ठीक है ना। और वितस्ता, जब आप किसी चीज को झेलते हैं, वितस्ता मतलब विवस्ता, झेल रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक चीज करना है, जहां वितस्ता देखे, जहां कुछ झेला वही व्यवस्थाएं आई तो झेल दिए। गोमती, लखनऊ किस नदी की रहे थे, गोमती। गोमती पुराना नाम है, लेकिन नाम इसका आधुनिक है गोमल। क्या नाम है आधुनिक नाम, गोमल। अगर सदा नीरा की बात की जाए तो गंडक नदी का आधुनिक नाम, सॉरी मतलब मैं उल्टा बोल जा रहा हूँ, गंडक नदी का आधुनिक, सदा नीरा का आधुनिक नाम है गंडक। कुभा काबू नदी का, जहां पर पहले का वहां पर बाद में, कुधा विपाशा, विपाशा बसु एक्ट्रेस थी ना, तो विपाशा जहां है वहीं हमको तो व्यास ले आना, किसे ले आना है, व्यास को लेना। और दृशदशी घग्गर नदी, कौन सी नदी, घग्गर नदी। ये हो गए आपके सारी नदियों के आधुनिक नाम। और उसने है जो रावी नदी है, यहीं पर सभ्यता किसके किनारे खोज की गई थी। अगर यहीं पर एक युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, 10 राग।
इसमें 10 राजाओं और एक राजा अकेले थे, जिसका राजा सुदास। क्या नाम था? ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार, 10 राज युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। 10 जनों के बीच इस युद्ध का नाम 10 राज युद्ध। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये किस नदी की 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो रावी नदी के किनारे, यानी कि जो आज की रावी है उस समय की परफनी थी, उस नदी के किनारे 10 राज युद्ध लड़ा गया। 10 राज युद्ध किस राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया। इस चीज को आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर इस युग का प्रमुख पशु था, तो युद्ध तो इसमें बहुत हो, तो प्रमुख पशु इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा। और प्रमुख देवता, इस युग के प्रमुख देवता हो जाएंगे आपके इंद्र। इंद्र को कितनी सूक्त ऋग्वेद में दिए गए हैं? तो 250 मंत्र इन्हें समर्पित किए गए हैं। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। अगर मैं इसके बाद बात करूं, तो आपने देखा होगा ऋग्वेद में गाय को हम लोग क्या कहते थे? अघन्या। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस युग में गाय को क्या कहा गया? अघन्या। अघन्या का अर्थ क्या होता है? पूछ सकता है ना कि अघन्या, तो आपने लिख दी। अघन्या मतलब जो वध करने योग्य ना, मतलब जो मारने योग्य ना, जो वध करने योग्य ना, मतलब जिसका वध ना किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अघन्या कहेंगे। यानी कि गाय का वध नहीं किया जाता, इसलिए उसे हम लोग अघन्या कहेंगे। आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो चुकी है। यहीं पर आपका ऋग्वैदिक काल है वो समाप्त। ऋग्वैदिक काल के बाद जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आपको बताया था मैंने उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 से 600। कब से कब तक? 1000 BC से 600 BC तब तक माना जाता है। आपका उत्तर वैदिक काल में जो 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, तो यहाँ पर राजाओं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। जैसे उत्तर में विराट, उत्तर के बाद जो जस्ट नीचे होता था दक्षिण, दक्षिण में हम लोग कहते थे राजा को भोज, और जो आपका पूरब होगा सम्राट, और आपका पूरब के बाद क्या बचा? आपका पश्चिम बचा, पश्चिम में कहते थे स्वराष्ट्र। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ टाइप का आपको बना के बताता हूँ। तो ये 4 दिशाएं मान लीजिए, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर बात करूँ राजाओं की, तो उत्तर में हम लोग क्या कहते थे? उत्तर में हम लोग राजा को क्या कहते थे? तो आपने एक महाभारत में युद्ध सुना होगा, विराट। विराट कोहली सुना है ना? नाम जैसा काम वैसा विराट। तो वहां पर उत्तर में क्या कहते थे? राजा को विराट कहते थे। यानी कि जो विराट होगा, राजा विराट ही तो तभी तो राजा है, तो विराट होगा। अगर दक्षिण की बात करें, तो दक्षिण में कहते थे राजा को भोज। क्या कहते थे? भोज। और अगर पूरब की बात करें, तो आपके पूरब में सम्राट कहते थे, और पूरब के बाद जो पश्चिम में यहाँ पर आपको उनको क्या कहते थे? स्वराष्ट्र कहते थे। तो पूरब में क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। पूरब में राजा को क्या कहा गया है? सम्राट। और यहाँ पर क्या कहा गया है? स्वराष्ट्र। तो आपको ये चीजें मेरे हिसाब से कंफर्म हो चुकी है। उत्तर में विराट, पूरब में सम्राट, दक्षिण में भोज, और पश्चिम में राजा को स्वराष्ट्र कहा गया है। आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी। अगर बात करें इस युग में जो पहला शहर था जिसे ईंटों से बनाया गया, किस शहर का नाम क्या है? कौशाम्बी। और अगर आभूषण भी थे, निष्क, एक आभूषण था निष्क और एक था सतवान। निष्क आभूषण कई बार पूछा गया कहाँ पाया जाता था, तो निष्क आपके गले में पहले इतना बड़ा सा आता था, जो गले में पहले बड़े बड़े लोग पहना करते थे, जो सोने का बना होता था। तो वही यहाँ पर कहा भी गया है। यहीं पर चर्चा हुई है मुंडकोपनिषद से, जहाँ पर आपके आदर्श वक्त जो मैं आपको बता चुका हूँ सप्तमी जाति यहाँ से लिया गया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो ईंटों से बना नगर था, किससे बना? ईंटों से बना नगर,
ईंटें आप समझ रहे हैं ना, ब्रिक्स। ईंटों से जो पहला बना था वो था कौशाम्बी। कौशाम्बी इस समय यूपी में पड़ता है। कौशाम्बी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, भोकाल। और भोकाल तो हमारा आज भी था, कल भी हम लोग भी यूपी से ही हैं। और ईंटों से बना जो पहला शहर था, नगर था, वो कौशाम्बी था। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो निष्क और शतमान ये क्या थे? कई बार पूछा भी गया है कि ये क्या है, तो ये है आभूषण। जो इस युग के आभूषण को ये कहा गया। और निष्क को कहाँ पहना जाता था? इसको गले में पहना जाता था। बड़ा सा एक होता है जिससे पूरी गर्दन भर जाती थी। आपने शायद नहीं देखा होगा, हम लोग भी नहीं देखे, लेकिन हम लोग सुने हैं कि निष्क बड़ा सा होता है जिससे पूरा गला भर जाता था, जिसे गले में पहना जाता था। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक उपनिषद हुआ, 108 उपनिषद हुए, उन्हीं में एक उपनिषद था मुंडकोपनिषद। क्या नाम है उस उपनिषद का? मुंडकोपनिषद। इससे हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते दिया गया है। 108 उपनिषद है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था और मैंने आज भी आपको बताया है। पीछे अगर आपने ध्यान से देखो तो मैंने ये चीजें आपको आज कंफर्म की थी। अगर उत्तर वैदिक काल में संस्था की बात की जाए तो गोत्र कहते थे, जबकि ऋग वैदिक काल में संस्था को सभाए समिति कहते थे। अगर मैं ऋग वैदिक काल की बात करूं, ऋग वैदिक काल, तो इसी में क्या कहा गया है? इस संस्था को क्या कहा गया? सभा एंड समिति कहा गया है। क्या कहा गया है? सभा और समिति कहा गया है। सभा और समिति किसकी पुत्रियां थी? मैंने आपको वेद जब पढ़ाया तब बताए थे, तब एक प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इस बात को याद रखिए। सभा और समिति इस युग में किसे कहा गया है? संस्था को कहा गया है। और अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो इस युग में सभा एंड समिति नहीं कहा गया, संस्था को कहा गया है गोत्र। गोत्र ब्राह्मणों के होते हैं, शायद किसी और के होते हैं, मुझे मालूम नहीं है। मतलब आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, शादी ब्राह्मण सब चीजों का उपयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में संस्था को क्या कहते थे? संस्था को हम लोग कहते थे गोत्र। गोत्र के नाम से जानते थे। अगर इस युग के प्रमुख देवता की बात करें तो प्रमुख देवता जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके प्रजापति। क्या हो जाएंगे? प्रजापति। और इसी युग में कर्म के आधार को छोड़कर, व्यवसाय के आधार पर छोड़ के कर्म के आधार पर जातियों का, उसमें क्या था? व्यवसाय था। यहाँ पर वो चीजें परमानेंट, जाति के अनुसार वो चीज डिवाइड हो गई कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो इस चीज को आपको सब ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही फेमस, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे आप कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित ग्रंथ की बात की जाए तो वो हो जाएगा जय संहिता। क्या हो जाएगा? जय संहिता। और जय संहिता किसका नाम है? जय संहिता, जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत यानी कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। तो महाभारत की रचना इसी युग में हुई थी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जय संहिता महर्षि वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। और वेदों की रचना महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की थी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। गीता का जो उपदेश है वो आज भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। गीता में बताया गया है कि कर्म क्या है। तो आपको कभी वक्त मिले तो गीता जरूर पढ़िएगा। मैं वही बता रहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप तपस्या करेंगे तो उसका फल एक ना एक दिन आपको मिलना ही। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, क्योंकि जो आप करेंगे, आप मेहनत करेंगे, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप अगर किसी चीज को सोचते हैं कि अगर आज मुझे करना, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, खुद को टारगेट दीजिए और फिर उनको अचीव करिए। जब आप खुद को छोटा टारगेट देंगे और उसे डेली अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।